हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो इज इट ओके। सो प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। यस, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन को। कर देंगे कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी आपका चैप्टर नंबर 4 है, लास्ट चैप्टर है मॉड्यूल ए के अंदर। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? तो प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ए मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इट्स प्रॉफिट, ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी, ए बिजनेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या कंपैरिजन ऑफ हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी मेक्स कंपेयर्ड विद इट्स ओवरऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसमें हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को करते करते आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? तो जिसका राइट आंसर होगा उसको चूज करके, उसको अंडरस्टैंड करके वो आपका एक इंपॉर्टेंट नोट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इनको केवल क्वेश्चंस मत लें, इनको पूरे कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, यस, व्हाट विल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनेगा डी। सो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? इसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ये दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तरफ उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, और दूसरी तरफ उसका जो ओवरऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। ओवरऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट यानी ओवरऑल जो उसका बिजनेस है वो कितना हुआ है। तो जब हम इन दो चीज़ों की रेशियो निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट क्या है? एब्सोल्यूट अमाउंट है, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो। और इस रेशियो में वेरिएबल्स क्या है? सो प्रॉफिट ऑन वन साइड एंड ओवरऑल बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑन द अदर साइड। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर 3 मेजर टाइप ऑफ प्रॉफिट्स? सो प्रॉफिट्स को ब्रॉडली हम 3 तरह से देखते हैं। ये 3 तरह के प्रॉफिट्स कौन कौन से हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक ऑप्शन है। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। तो 3 तरह के जो मेजर प्रॉफिट्स हैं, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है? क्वेश्चन नंबर 2, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें। सो रिकॉर्डेड वर्जन के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो इस सेशन को पहले चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद इस सेशन को करिए। तो इंस्टेड रिकॉर्डेड वर्जन वाले आज इस लेसन को देखें, वॉच करें। तो आज उसको मत वॉच करें, आज वो अपना टाइम स्पेंड करें इस चैप्टर को रीड करने के लिए फ्रॉम योर बुक और फ्रॉम आवर वीडियो लेसन्स, और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होगा। तो 3 मेजर टाइप ऑफ प्रॉफिट्स कौन कौन से हैं? तो नोट कर लेंगे, ये 3 मेजर टाइप ऑफ प्रॉफिट हमारे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, तो उससे कम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उससे कम होता है नेट प्रॉफिट। सो जिस ऑर्डर में है
उसी ऑर्डर से इनका साइज भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए। टोटल सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो एक और इम्पॉर्टेंट फंडा इसमें इन्वॉल्व है, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। सो ये तीसरा कंसेप्ट है। तीनों क्वेश्चंस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर पा रहे हैं। सो पहले के अंदर हमने कवर किया प्रॉफिटेबिलिटी को। यस, इसमें आंसर हमारा रहेगा ए। सेल्स में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो टोटल सेल होगी, इस सेल को करने के लिए हमारी कॉस्ट क्या आती है, तो उस कॉस्ट को माइनस करेंगे। यानी हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करेंगे, केवल उनको माइनस करेंगे जो उस सेल को करने के लिए इनकर किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। हाउ इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटेड? पहले क्वेश्चन था ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, अब क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो वर्चुअली हम यहाँ पे एक रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या टोटल सेल डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हमने कैलकुलेट करना है, याद रखिए, ग्रॉस मार्जिन को। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो ध्यान रखिए, हमने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करना है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो, परसेंटेज टर्म्स में नॉर्मली हम इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर बनता है ए। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल। तो अगर किसी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट लेटस से है, लेटस सेल जो है वो 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट उसके अंदर हमारा 26 है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 26 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 26%। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट, या टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब हमने आंसर देना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शैल बी द आंसर? So what is the answer for question number 5? Try to answer quickly. उतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर टोटल हमारा सेल है 100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 70 है, तो हमारे पास बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमारे 18 हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाएगा 12। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? तो यहाँ पे हमने रेशियो को कैलकुलेट करना है, बिकॉज जब हम मार्जिन की बात करेंगे तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या टोटल सेल डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ध्यान रखिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को? सारे के सारे 6 क्वेश्चंस हमारे किसी ना किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल, यानी ऑप्शन हमारा ए आंसर रहेगा। लास्ट पेज के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 12, एज फार एज आई रिमेंबर। टोटल सेल था हमारा 100, तो इट मीन्स जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 12%। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट क्या होता है? टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट, या टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट हम इनमें से किस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो हमारा आंसर बनता है दैट इज सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इससे बनता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा जीपी बना। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये बना हमारा नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को अदरवाइज यूज नहीं करते हैं। जब हमने इस प्रकार से इनका कैलकुलेशन करना है तो हम ए, बी या सी पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैलकुलेट करते हैं। हाउ इज नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटेड? नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 8, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमने कैलकुलेट करना है, नॉट नेट प्रॉफिट बट नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो हाउ डू यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन? So it will be calculated as net profit divided by total sale। तो मार्जिन जितने भी हमने कैलकुलेट किए उसमें हमने डिनोमिनेटर रखा टोटल सेल को। जब हमने जीपी मार्जिन कैलकुलेट किया तो जीपी को हमने न्यूमरेटर में रखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाला तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रखा न्यूमरेटर, टोटल सेल को रखा डिनोमिनेटर। सिमिलरली नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी नेट प्रॉफिट हमारा न्यूमरेटर है और टोटल सेल हमारा डिनोमिनेटर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट हम किसको कहेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। व्हाट इज प्रॉफिट? हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखा, हमने जीपी देखा, ओपी देखा, एनपी देखा। अब हम बात करेंगे व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, या ऐसे में इनमें से हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान सा आंसर है, क्योंकि इसमें से हम 3 ऑप्शंस को ऑलरेडी फॉर अदर कैलकुलेशंस यूज कर चुके हैं। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट।
तो चलिए इसको क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आंसर देंगे आप, टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड को माइनस करते हैं तो क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते तो क्या बचता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स एंड इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। तो ये तो हमारे तीनों के तीनों कवर हो चुके हैं। तो हमारे पास बच गया बी, एंड बी इज द राइट आंसर ऑल्सो। सो टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो इसमें हम बाइफरकेट नहीं करते हैं एक्सपेंसेस को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सपेंसेस अलग नहीं करते, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग नहीं करते, टैक्स एंड इंटरेस्ट को अलग नहीं करते। तो जब हम सभी एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो इन अप्रोचेस में बेसिक अंतर क्या रह जाता है? तो बेसिक डिफरेंस यही रह जाता है कि जब हम केवल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम सेग्रीगेशन नहीं करते, लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात नहीं करते, इंडिविजुअली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो करते हैं एक्सपेंसेस की, वो क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? तो ये तो हमारा ऑप्शन आंसर रिपीट हो गया है। तो देखिए, लेकिन यस, इसमें आंसर को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा। तो देखिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हम किसको आंसर करेंगे? सो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया गया है, तो इसको हम रिपीट नहीं मानेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आंसर? एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू प्रोड्यूस ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आंसर? सभी ऑप्शंस को देखिए, इसमें से कौन कौन सी ऑप्शंस के आंसर ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं और कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो और कहीं हमें दिखाई नहीं दी। यस, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ए, एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू प्रोड्यूस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न क्या है? सो रिटर्न हमारी है प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट क्या है? ये है हमारी डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। तो अगर हम प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड के टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी? अभी तक हम बात कर चुके हैं प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन है इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस है। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिट इज एब्सोल्यूट while profitability is relative. Profit is a relative metric while profitability is absolute. Profit is measurement of efficiency while profitability is absolute number. Profit and profitability are same. So question number 11, कौन सा आंसर आपको लगता है कि वह करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आंसर? यस, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हमारा बनता है ए। हम प्रॉफिट को अमाउंट वाइज देखते हैं जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट यहाँ पे मीन्स इट इज अमाउंट वाइज।
और प्रॉफिटेबिलिटी जो है रिलेटिव है। सो रिलेटिव मीन्स इट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये रेशियो की फॉर्म में है। आमतौर के ऊपर परसेंटेज टर्म्स के अंदर इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि जो प्रॉफिट है वो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर ए बैंक? बैंक के लिए मेन सोर्स क्या है प्रॉफिट का? इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटीज, फी चार्ज फॉर सर्विसेज, या इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सिक्योरिटीज। हमने बताना है मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शैल बी द आंसर? तो यहाँ पे 3 तरह के सोर्सेज दिखाए गए हैं, इंटरेस्ट अर्निंग लोन्स एडवांसेस के ऊपर, फी चार्ज फॉर सर्विसेज के ऊपर, इंटरेस्ट अर्नड ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर। तो ये सारे के सारे ही हमारे सोर्स ऑफ प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन हमने बताना है मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12, so what shall be the answer for question number 12? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारा आंसर कौन सा बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ए, क्योंकि जो हमारी मेजर इनकम है सो दैट कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। क्योंकि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट 70% के आसपास हमारे लोन्स एंड एडवांसेस हैं और 24% के आसपास हमारी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है। व्हाट इज मेजर एक्सपेंडिचर फॉर ए बैंक? बैंक के लिए जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो कौन सा है? इंटरेस्ट अर्नड ऑन एसेट, फी चार्ज फॉर सर्विसेज, इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटीज, मनी बोरोड फ्रॉम अदर बैंक्स। हमने बताना है मेजर एक्सपेंडिचर बैंकों के लिए क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 13, मेजर एक्सपेंसेस, मेजर एक्सपेंडिचर बैंकों के लिए कौन सा है? नॉट ए वेरी डिफिकल्ट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर, खास तौर के ऊपर जब हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा आंसर बनता है इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम लायबिलिटीज को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो यहाँ लायबिलिटीज से वो रेफर कर रहा है डिपॉजिट्स को, क्योंकि रिटेल में हम डिपॉजिट्स को ही आमतौर के ऊपर लायबिलिटी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट वर्ड डिपॉजिट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रिटेल का ये चैप्टर है तो रिटेल में हम लायबिलिटी को डिपॉजिट की फॉर्म में ज़्यादा देखते हैं। हालांकि दूसरी लायबिलिटी है वो है मनी बोरोड फ्रॉम अदर बैंक्स। तो जो हमारे टोटल लायबिलिटीज़ हैं उनमें मेजर पोर्शन हमारा डिपॉजिट्स का होता है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 82-83%। तो ये पोर्शन हमारा डिपॉजिट का होता है और बोरोड मनी का बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है, 2-3% ओनली। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज लीवरेज और गियरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? सो बैंकिंग में लीवरेज और गियरिंग ये क्या होता है? एक्सटेंट टू विच बैंक फंड इट्स एसेट विद इक्विटी, extent to which bank fund its liabilities with borrowings, extent to which bank fund its liabilities with equity, extent to which bank fund its assets with borrowing। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आंसर क्या बनता है? तो लीवरेजिंग या गियरिंग क्या होता है इन द बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट, यही हमारा क्वेश्चन है। So question number 14, what is the answer? So question number 14 में हमारा आंसर बनता है डी। तो
जितने एसेट हम फिनांस करते हैं उसके लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं, एक बोरो करके और एक अपनी कैपिटल से। तो बोरिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की बोरिंग है, एक जो हम एक्चुअल लोन लेते हैं दूसरे बैंकों से और एक जो हम डिपॉजिट्स कलेक्ट करते हैं, तो वो भी बेसिकली बोरिंग है। तो जब हम बोरो करके एसेट्स को क्रिएट करते हैं तो उसको कहा जाता है लीवरेजिंग या गेयरिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा डी कैसे बना, एक्सटेंट टू विच बैंक्स फंड द एसेट्स विद बोरिंग, यानी डिपॉजिट की हेल्प से या बोरो करके जब एसेट को फिनांस किया जाता है तो हमारे एसेट हैं लोन्स, तो लोन्स हम कहाँ से देते हैं, डिपॉजिट्स कलेक्ट करके या पैसा बोरो करके टू सम एक्सटेंट, तो इसको कहते हैं लीवरेज या गेयरिंग। तो देखिए हमारे 14 कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे कवर हो रहे हैं आज के इस लेसन से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये। व्हाट आर ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। सो ट्रेडिशनल मेजर्स क्या हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बिजनेस के अंदर, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड एसेट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड इंटरेस्ट अर्नड एंड फी चार्ज्ड। सो ट्रेडिशनल मेजर प्रॉफिटेबिलिटी के क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो पर्टिकुलरली बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं इनको, तो ये ट्रेडिशनल मेजर है हमारा रिटर्न ऑन एसेट का रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो। ये दो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। व्हाट इज सोर्स ऑफ मनी यूज्ड टू बाय एसेट्स बाय बैंक्स। सो बैंक्स जो एसेट क्रिएट करते हैं उसके लिए सोर्स ऑफ मनी क्या रहता है, बैंक कैपिटल, डिपॉजिटर्स, मनी बोरोड फ्रॉम अदर बैंक्स, या ये सारे के सारे ही। सो एसेट को क्रिएट करने के लिए हमारा सोर्स क्या रहता है मनी का, बैंक कैपिटल, हमारे डिपॉजिट्स, मनी जो हम बोरो करते हैं दूसरे बैंकों से, या ये तीनों के तीनों। तो आंसर हमारा बनता है ऑल दी अबव, ये तीनों के तीनों ही सोर्स हैं। व्हाट इज पर्पज ऑफ होल्डिंग कैश बाय बैंक्स। बैंक कैश क्यों होल्ड करते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू सेटिस्फाई कैश विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, टू अर्न इंटरेस्ट, टू कवर पॉसिबल लॉसेज व्हेन बोरोअर्स कैन नॉट रिपे लोन्स, टू कीप फंड्स इन अकाउंट्स विद रेगुलेटर। तो क्या पर्पज होता है होल्डिंग कैश बाय बैंक्स, कैश क्यों होल्ड करते हैं बैंकों के अंदर बैंक्स। सो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर हमारा बनता है ए, क्योंकि कस्टमर को विड्रॉल करना होता है अमाउंट का, इसीलिए बैंक का कैश होल्ड करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कवर करने से पहले दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसको अंडरस्टैंड कर लें। फ्री लाइव क्लास जो हम कंडक्ट करते हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम, आंसर इज नो, बिकॉज हम इसमें पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ पोर्शन हम कवर कर पाते हैं सिलेबस का, और पास होने के लिए हमें पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। और उसके लिए हम हमारे बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन जो वेरी लो प्राइस्ड है उनको यूज़ कर सकते हैं। आपको सिलेबस पूरा कवर करना है। सो जो लाइव क्लास है उसका यूटिलिटी है कि आपका जो स्कोर है वो बेटर बनना शुरू हो जाता है, तो आपका स्कोर बेटर हो जाता है इस क्लास को ज्वाइन करने से। तो ये वीडियो लेसन्स या क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो ये मिलेंगे आपको हमारी ऐप के अंदर। तो हमारी ऐप में अगर आपने इन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट अभी तक नहीं लिया तो इनका बेनिफिट ले सकते हो। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट द टर्म नेट इंटरेस्ट इनकम मेजर। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो किस चीज़ को मेजर करती है, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं डिफरेंट।
interest received on asset minus interest paid on deposits and borrowing, interest paid on deposit and borrowing minus interest received on asset, interest earned on securities minus interest paid on deposits, interest earned on securities plus interest paid on a deposit and borrowing। तो इनमें से कौन सा फार्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम? तो आंसर हमारा बन जाता है ए। सो जो इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं एसेट्स के ऊपर और जो इंटरेस्ट हम पेड करते हैं लायबिलिटीज के ऊपर, सो दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। यानी इसमें इंटरेस्ट इनकम को और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को ही हम लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपकी कोई क्वेरी है अदर देन दिस तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें पोस्ट कर सकते हो, या अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया तो उसके मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी नोटिफिकेशंस आप मिस कर रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को साथ में ज़रूर पुश कर देना। सो आज का ये सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो आप इसको लाइक करें एंड शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, और अगर यूज़फुल नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स।